हेलो डियर स्टूडेंट्स, देखिए लास्ट लेक्चर पे हम भूचुंबकत्व के बारे में बात कर रहे थे कि अपने जो पृथ्वी हैं वो भी एक प्रकार से चुंबकीय ध्रुवों जैसा व्यवहार दर्शाती हैं। और इसमें हमने रीजन समझ लिए थे कि किन कारणों से ऐसा होता है। और लास्ट टाइम अपन ने टॉपिक एंड किया था कि जैसे एक सदिश राशि को दर्शाने के लिए अपने को 3 घटकों की जरूरत पड़ती है, वैसे ही एक चुंबकीय क्षेत्र या पार्थिव चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाने के लिए अपने को 3 घटकों की जरूरत पड़ती है। ये 3 घटक होते हैं दिक्पात कोण, नति या नमन कोण और तीसरा चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। अब 1 बाय 1 देखिए, हम कुछ डेफिनेशंस देखते हैं और फिर उन तीनों डेफिनेशंस को समझते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं चुंबकीय अक्ष और भौगोलिक अक्ष। चुंबकीय अक्ष किसको कहेंगे और भौगोलिक अक्ष किसको कहेंगे। देखिए लास्ट लेक्चर पे अपन ने बात की कि जो भौगोलिक उत्तर दक्षिण दिशाएं हैं वो अलग बनी हुई हैं और जो चुंबक में उत्तर और दक्षिण दिशा बनती है या ध्रुव बनते हैं वो अलग जगह बनते हैं। अक्ष की तो सिंपल डेफिनेशन है, अक्ष तो हम किसको कहेंगे, जो ध्रुव बने हुए हैं उनको मिलाने वाली रेखा को। तो ये तो बिल्कुल सिंपल हो गया। चुंबकीय अक्ष किसको कहेंगे, एन ध्रुव व एस ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को हम क्या बोलेंगे, चुंबकीय अक्ष बोलेंगे। और भौगोलिक अक्ष हम किसको बोलेंगे, भौगोलिक उत्तर और दक्षिण, भौगोलिक उत्तर व दक्षिण को मिलाने वाली रेखा। जैसे देखिए ये तो अपने भौगोलिक एन और एस बनी हुई है ना, ये अपने पृथ्वी बनी हुई है। तो ये वाली जो लाइन जा रही है ये तो क्या कहलाएगी, भौगोलिक अक्ष कहलाएगी। लेकिन जो चुंबकीय ध्रुव बनते हैं वो इससे कुछ अलग एंगल पर या अलग लाइन पे बन रहे होंगे। और चुंबकीय ध्रुव बनते कैसे हैं ये भी अपन ने देख लिया था। यहाँ पे एस बनता है, यहाँ पे एन बनता है और ये एस से बन रहे होते हैं। तो इनको जो मिलाने वाली लाइन है उसको हम क्या बोलते हैं, चुंबकीय अक्ष बोलते हैं। दोनों डेफिनेशन क्लियर है। नेक्स्ट हम एक बात करते हैं याम्योत्तर। अब देखिए बेटा ये भी 2 प्रकार का हो जाएगा, है ना, एक भौगोलिक याम्योत्तर अलग और एक चुंबकीय याम्योत्तर अलग। देखिए याम्योत्तर हम कहेंगे किसको, ये जो हमने अक्ष बनाई है, अक्ष के लंबवत तल जो उससे गुजरते हुए हो। देखिए लंबवत का मीनिंग क्या है, जैसे ये मान लीजिए अपने अक्ष बनी हुई है तो इससे गुजरते हुए परपेंडिकुलर प्लेन, ये जो मेरा हाथ बना हुआ है ना, इस प्लेन को क्या बोलेंगे हम, याम्योत्तर बोलेंगे। अब अगर वो जो प्लेन है वो चुंबकीय अक्ष से गुजर रहा है तो वो हो जाएगा चुंबकीय याम्योत्तर, और अगर भौगोलिक अक्ष से गुजर रहा है तो वो हो जाएगा भौगोलिक याम्योत्तर। तो ऐसे जैसे 2 चुंबकीय ये जो अक्षें बनी हुई हैं, चुंबकीय अक्ष और भौगोलिक अक्ष, वैसे ही 2 टाइप के याम्योत्तर बनेंगे। याम्योत्तर का मतलब सिंपल सा है कि भाई उस अक्ष को इंक्लूड कर ले, बस एक ऐसा प्लेन जो उस अक्ष को इंक्लूड करते हुए बने। देखिए बेटा इसका रोल क्या है, ये जो हम चुंबकीय याम्योत्तर पढ़ते हैं ये क्यों पढ़ रहे हैं। अगर हम इसकी बल रेखाएं देखें या चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं देखें तो देखिए ये कुछ इस टाइप से बन रही होगी, एन ध्रुव से निकलकर एस ध्रुव में जाते हुए बन रही होगी, है ना। तो ये जो अपने प्लेन बना हुआ है
एक्चुअल में जो चुंबकीय क्षेत्र बन रहा होता है ना, वो इस याम्योत्तर पर ही बन रहा होता है। तो ये जो प्लेन हो गया, इसी को हम किस नाम से जानेंगे? चुंबकीय याम्योत्तर नाम से जानेंगे, है ना। ये इस वजह से हम डिस्कस करना चाह रहे हैं कि चुंबकीय याम्योत्तर पर ही हमेशा चुंबकीय क्षेत्र बन रहा होगा। जैसे आपने क्या किया, अपने जो पृथ्वी की दिशाएं हैं एन और एस, इनको मिलाते हुए एक प्लेन ले लिया जिस जगह आप खड़े हो, तो वो तो हो गया भौगोलिक याम्योत्तर। और जो चुंबकीय ध्रुव है वो थोड़ा इससे टिल्ड होंगे, वहां से जाते हुए एक प्लेन बनाया, तो उसको बोलेंगे चुंबकीय याम्योत्तर। अब जैसे अपने पास एक इंडिकेटर है, चुंबकीय सुई है, ये चुंबकीय सुई जब इसको हम फ्रीली छोड़ेंगे तो ये इस प्लेन में, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये तो बनी हुई है एग्जैक्ट ऐसे तो उत्तर दक्षिण दिशा, चुंबकीय क्षेत्र थोड़ा सा टेढ़ा होगा, यूं होगा, है ना। तो ये जो प्लेन बना हुआ है ना, जिसमें अपने वो चुंबकीय सुई लाई कर रही है, जहां पे आके ठहरती है, वो प्लेन क्या कहलाएगा? चुंबकीय याम्योत्तर कहलाएगा। कहने का मतलब इसका यूज क्या हुआ कि जो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र बनता है वो कभी भी भौगोलिक याम्योत्तर में नहीं बनता, किसमें बनता है? चुंबकीय याम्योत्तर में जाके बनता है। ये 3-4 डेफिनेशन अपने को याद होनी चाहिए, क्योंकि अब जो अपन परिभाषाएं पढ़ेंगे उनमें इनका यूज होगा। देखिए, अब सबसे पहली डेफिनेशन हमने पार्थिव चुंबकीय क्षेत्र के घटक देखे थे, है ना। इसको 3 घटकों से, देखिए अगर आप एक भी घटक अगर मिस कर रहे हो तो आपको एग्जैक्ट जो चुंबकीय क्षेत्र है ना वो नहीं मिल पाएगा। जैसे सदिश राशि को 3 घटकों से समझा जा सकता है, वैसे ही पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए भी कितने घटक अनिवार्य है? 3 घटक। तो 1 बाय 1 अपन उनकी डेफिनेशन की बात करते हैं। देखिए, फर्स्ट हम बात कर रहे थे दिक्पात कोण की, दिक्पात कोण की। इसको वैसे इंग्लिश में बोला जाता है एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, है ना। देखिए, दिक्पात कोण कहाँ बनता है? हमने जो 2 याम्योत्तर देखे हैं, जैसे एक तो ये चुंबकीय याम्योत्तर हो गया, और एक ऐसे इसके लंबवत यूं ऐसे एक इसका भी प्लेन बन रहा होगा। तो ये जो दोनों प्लेन हमने बनाए हैं ऐसे, ये तो हो गया कौन सा याम्योत्तर? ये तो भौगोलिक याम्योत्तर हो गया, जो उत्तर दक्षिण भौगोलिक दिशाओं को मिला रहा है। तो ये जो भौगोलिक याम्योत्तर और चुंबकीय याम्योत्तर है, ये देखिए ऐसे अलग अलग जगह किसी कोण पे होंगे, तो इनके बीच का जो एंगल है उसी को हम क्या बोलते हैं? दिक्पात कोण बोलते हैं। तो दिक्पात कोण की डेफिनेशन क्या हो गई? भौगोलिक याम्योत्तर व चुंबकीय याम्योत्तर के मध्य का कोण, ये क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। जैसे इसको मैं थीटा से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, है ना। अब इसकी जो लमसम वैल्यू होती है कि वे अपने पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र ऑलरेडी बना हुआ है और भौगोलिक दिशाएं भी बनी हुई है, तो लमसम इसकी वैल्यू 11 to 15 डिग्री के बीच में रेंज में लाई करती है। इसका लगभग मान 11 डिग्री और 3 मिनट होता है, जो कि परिवर्तित भी होता है। देखिए बेटा, ये परिवर्तन क्या चीज, कैसे होगा परिवर्तित, क्यों हो रहा है? क्योंकि जो अपने अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड बना हुआ है ना, वो आयनोस्फीयर की वजह से या फिर अपने जो पृथ्वी के आयन गति कर रहे हैं उनकी वजह से बनता है। अब एक्चुअल में होता क्या है कि इन सब आयनों पर जो वातावरण है उनका भी प्रभाव पड़ रहा होगा। जैसे कभी मान लीजिए वातावरण चेंज हो गया तो आयनोस्फीयर में जो संख्या घनत्व है वो परिवर्तित हो जाता है।
इस वजह से क्या होगा, ये जो वैल्यू है ये चेंज होते हुए आएगी। या अपन यूँ बात करें कि देखिए थोड़ा सा इसको अगर डीप में जाएं तो कभी तो पृथ्वी सूरज के पास आ जाती है, कभी उससे दूर चली गई, जो तो आयनों की डेंसिटी है वो चेंज हो जाती है। और जैसे ही वो आयंस की डेंसिटी चेंज होगी, ये जो दिक्पात कोण है इसके मान में भी अपने को वेरिएशन मिलने लग जाता है। कई परिवर्तन तो ऐसे होते हैं जो क्षणिक परिवर्तन ही हो जाते हैं। आपने अभी कुछ देखा, थोड़ा सा परिवर्तन थोड़ी सी देर बाद में ही आ जाएगा। कई दीर्घकालिक परिवर्तन होते हैं जो कई सालों बाद में, मतलब कोई प्लेनेट पास से गुजर रहा हो या ऐसा कुछ इफेक्ट हो जाए, तो ये फिर कई सालों के परिवर्तन होते हैं। तो इसमें कई प्रकार से परिवर्तन आ सकते हैं। बाकी इसकी लमसम जो वैल्यू होती है वो 11 डिग्री के नियर अबाउट होती है। तो जैसे ऑप्शन में 11 डिग्री, 13 डिग्री, 15 डिग्री, ये जो नियर अबाउट डेटा है ये अपन सही मान लेंगे। तो पहला, अब देखिए इसका यूज क्या हुआ, ये चुंबकीय क्षेत्र को बताने में अपनी हेल्प कैसे कर रहा है। ये ऐसे हेल्प करेगा कि अपने को अगर दिक्पात कोण का पता नहीं है तो अपने को ये पता नहीं चल पाएगा कि चुंबकीय क्षेत्र कोण इस उत्तर दक्षिण, भौगोलिक उत्तर दक्षिण दिशा से कितने डिग्री एंगल के वेरिएशन पे बना हुआ है। समझ रहे हैं ये चीज? तो ये हेल्पफुल है उस चुंबकीय क्षेत्र को डिनोट करने में। अब थोड़ी सी एक कंडीशन आप यूं समझ के देखना, जो सेकंड वाला हम बात करेंगे नति या नमन कोण की। देखिए सेकंड जो इसका कंपोनेंट आता है वो है नति या नमन कोण। अब देखिए सिचुएशन ये होगी कि जैसे आप यूं समझ के देखना, ये मान लीजिए एन पोल है, ये मान लीजिए एस पोल है ना, ये ऐसे कोई मैग्नेट बनी हुई है। अब मेरे को इसकी जैसे बलरेखा खींचनी है कि बलरेखा कैसे कैसे गुजर रही है। तो मैं क्या करूँ, एक निडल ले लूँ, चुंबकीय सुई या कंपास जिसको बोलते हैं, वो मैंने ले लिया। मैंने जैसे ही इसको यहाँ रखा होगा, इस जगह, इस एन ध्रुव के मैं जैसे ही नज़दीक लाया हूँगा, ये जो कंपास निडल है ये ऐसे इशारा कर रही होगी। और ये आपको पता है क्यों कर रही है, क्योंकि बेटा एन ध्रुव के पास चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे होती है, एन ध्रुव से बाहर की तरफ। और फिर अपन जैसे जैसे इसको आगे की तरफ बढ़ाते जाएंगे, ये जो निडल है ये ऐसे पाथ में टर्न कर जाएगी। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ रख लिया, अब नेक्स्ट टाइम आप इस पॉइंट पे रखेंगे तो ये अपने को थोड़ी टेढ़ी मिलेगी। फिर नेक्स्ट टाइम आप जब इसको रखेंगे तो इधर ये फिर ऐसे टेढ़ी मिलेगी, फिर ऐसे तो ऐसे अपन ने एक पथ बना लिया, इससे अपने को बलरेखा मिल जाएगी। अब जरा सा यूं सोच के देखिए कि अपने जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड बन रहा होगा वो कैसे बन रहा होगा। जैसे यूं एज्यूम करना कि ये अपने अर्थ बनी हुई है ना, ये इसका चुंबकीय अक्ष बना हुआ है। एग्जैक्ट ऐसे नहीं बनता, यहाँ पे एस पोल बन रहा होगा, यहाँ पे एन पोल बन रहा होगा। और जो जिसको हम चुंबकीय याम्योत्तर बोल रहे थे वो प्लेन कुछ इस टाइप से बन रहा होगा। ये अपने प्लेन बन गया। देखिए जब मैं यहाँ पर एग्जैक्ट निडल लाता हूँ, है ना, तो ये निडल अपने को कैसे इंडिकेशन दे रही होगी, ऐसा इंडिकेशन दे रही होगी। फिर अपने को पता है कि भाई एन पोल से बलरेखा निकल के ऐसे घूम के कहाँ जा रही होगी, एस पोल में जा रही होगी। तो मान लीजिए आप पृथ्वी के अभी इस बिंदु पर खड़े हो, है ना, तो आपको जो मैग्नेटिक निडल है वो कुछ इस टाइप से मिल रही होगी। मैग्नेटिक निडल मतलब कि वो एक टाइप की छोटी चुंबकीय धुरी होता है ना, छोटी क्षण चुंबक ही समझ सकते हैं अपन उसको। तो वो ऐसे जिधर जिधर चुंबकीय बलरेखा या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी वो उसी के अकॉर्डिंग अपने को इंडिकेशन देती चल रही होगी। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अपने को ऐसे मिल रही है। ये वाली लाइन समझ रहे हो, ये जो एग्जैक्ट यहाँ कहीं होगी, इसको हम कौन सी लाइन बोलते हैं, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और फिर मैंने ये इंडिकेटर देखा
तो ये अपने जो मैग्नेटिक फील्ड निडल है वो कुछ इस टाइप की बन रही होगी। अब देखिए ये जो मैग्नेटिक फील्ड पृथ्वी का बना हुआ है, ये बी टेरेस्टेरियल, ये हर जगह एक ही दिशा में नहीं बनता। अब वो कितने एंगल पे बना हुआ है वो चेक करने के लिए देखिए, ये तो हमने पता लगा लिया कि जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा वो कहाँ पे बनेगा, उस चुंबकीय याम्योत्र वाले तल पे बनेगा। अब चुंबकीय याम्योत्र वाले तल पे भी ये जो चुंबकीय क्षेत्र है ये हमेशा एक दिशा में तो नहीं मिलेगा ना अपने को। जैसे जैसे बलरेखा, इस बलरेखा से अपने को आइडिया लग रहा है कि जैसे जैसे बलरेखा घूम रही है या चुंबकीय क्षेत्र में वेरिएशन आएगा, उसी के हिसाब से अपने को निडल इंडिकेशन दे रही होगी। तो हम नति या नमन कोण किसको कहेंगे? भूचुंबकत्व द्वारा, भूचुंबकीय क्षेत्र द्वारा क्षैतिज के साथ बनाया गया कोण नति कोण कहलाता है। और इसको मैं फाई से रिप्रेजेंट करूंगा। अब बेटा एक चीज ये तो फिक्स हो गई ना कि जो फाई एंगल है वो दिक्पात कोण की तरह कम से कम लमसम वैल्यू वाला तो नहीं बन रहा होगा, या अपन उसकी एग्जैक्ट प्रिडिक्शन नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो तो हर जगह चेंज हो रहा है। पर हाँ, कुछ स्थान ऐसे हैं जहां पे हम उसका अनुमान लगा सकते हैं। देखिए कैसे, मान लीजिए कि मैं एग्जैक्ट यहाँ एन पोल पे इस पे खड़ा हूँ। देखिए पहली चीज तो आपको ये ध्यान रखनी है कि नति कोण हमेशा नापा कहाँ से जाएगा, हमेशा क्षैतिज के साथ नापा जाएगा, है ना। क्षैतिज दिशा से चुंबकीय क्षेत्र कितने डिग्री का कोण बना रहा है। जब हम एग्जैक्ट, जैसे आप यूं समझना कि जैसे मान लो मैं ध्रुव पे ही खड़ा हूं, है ना। ध्रुव पे खड़े होने का मतलब कि आपके जस्ट पास में एन या एस पोल है, तो वहां तो बलरेखा बिल्कुल सीधी मिल रही होगी अपने को। जैसे यहां पे समझना, इस जगह आप यहां पे खड़े हो तो आपको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस धरातल के कैसे मिली, यही तो हुआ ना क्षैतिज। क्षैतिज जहां पे अपन पृथ्वी पे खड़े हैं उसी को अपन क्षैतिज बोल रहे होंगे। तो इस क्षैतिज वाले तल से अपने को ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ये एग्जैक्ट ध्रुव पे कैसे मिलेगी, लंबवत। आप चाहो तो यहाँ खड़े हो तो यहाँ आपके लिए क्षैतिज ये वाला हो जाएगा, तो यहाँ से ये फील्ड लाइन जस्ट निकलना ही शुरू कर रही होगी। तो इसके 3 मान अपने को याद होने चाहिए नति या नमन कोण के। देखिए 3 मान कौन कौन से हो गए ध्रुवों के लिए, ध्रुवों के लिए जो नति या नमन कोण बन रहा होगा उसका मान कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा। आप अगर एग्जैक्ट किसी ध्रुव पे ही खड़े हो तो आपको नति या नमन कोण कितना मिलेगा, क्षैतिज के साथ झुकाव। तो वहां पर एक्चुअल में क्या होता है, जो बलरेखाएं या चुंबकीय क्षेत्र होते हैं वो जस्ट तल के लंबवत बाहर या अंदर की तरफ ही होते हैं। मान लीजिए आपने मैग्नेटिक निडल ले ली, आप ध्रुव पे खड़े हो गए तो आपको मैग्नेटिक निडल बिल्कुल ऐसे मिले। अगर आप एस ध्रुव पे खड़े हो तो ये ऐसे नीचे की तरफ इंडिकेशन दे रही होगी, और अगर आप एन ध्रुव पे खड़े हो यहाँ, है ना, इस जगह, ये बेटा एन और एस, ये चुंबक के एन और एस हैं, ये वैसे अपने कौन सा ध्रुव होगा, उत्तरी ध्रुव। और ये कौन सा ध्रुव होगा, अगर अपन भौगोलिक रूप से देखें तो ये एस ध्रुव होगा। मैग्नेटिक पोल जो बने हुए हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में बने हुए हैं। तो अगर आप उत्तरी ध्रुव पे खड़े हो तो आपको फील्ड लाइंस अंदर जाती हुई दिखेगी, और अगर आप एस ध्रुव पे खड़े हो तो आपको फील्ड लाइंस बाहर निकलती हुई प्रतीत होगी। तो इन दोनों ही जगह पर एंगल कितना बन रहा होगा, 90 डिग्री बन रहा होगा। अच्छा, इसके बाद में अगर मैं बात करूं विषुवत रेखा पर, विषुवत रेखा पर देखिए विषुवत रेखा कहाँ पे आ रही होगी, यहाँ। तो इस जगह जो क्षैतिज तल बना वो ये बना क्या, पृथ्वी पर ढूंढेंगे ना अपन तो क्षैतिज तल। गोल हुई तो क्या हुई, जैसे अभी मान लीजिए यहाँ अपन खड़े हैं तो अपने लिए जो सरफेस बन गई ये अपना क्षैतिज तल बन गया।
अब कोई पर्सन यहाँ पे खड़ा है तो उसके लिए क्षैतिज ये बन जाएगा। अब ये देखिए बल रेखा यहाँ पर तो कुछ घूम के ऐसे जा रही होगी, तो ये इस क्षैतिज के समानांतर नहीं हो गई क्या? तो विषुवत रेखा पर जो नति या नमन कोण का मान मिलता है वो कितना मिलता है? 0 डिग्री। ध्रुवों पर तो इसकी वैल्यू रहती है 90 डिग्री, और विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा जिसको हम बोलते हैं उस पर इसका मान अपने को मिल रहा होगा एग्जैक्ट 0 डिग्री। नेक्स्ट देखिए, अब जैसे मान लीजिए मैं अगर चुंबकीय याम्योत्तर पर ये एंगल निकाल रहा हूं, है ना। देखिए पहले तो मैं इन दोनों को एक साथ समझ लेता हूं कि ये आखिर बन कैसे रहे होंगे, और एक अपन जो उसके घटक है वो फिर इसी में देख लेंगे। जैसे यूं समझना कि मान लीजिए एक तल तो अपने ऐसे बना हुआ है, एक याम्योत्तर तो कुछ इस टाइप से बना हुआ है, और जो दूसरा प्लेन है, 2 तल हो गए ना, एक भौगोलिक याम्योत्तर और एक चुंबकीय याम्योत्तर, और ये अपने को पता है ये कुछ एंगल पे होंगे। देखना मैं जो डायग्राम बना रहा हूँ पहले उसको समझना। ये दोनों तल एक दूसरे को ऐसे कट करके निकलते हैं यूँ, है ना। ये जैसे मान लीजिए मैं ये उत्तर दक्षिण दिशा मान के चल रहा हूँ एग्जैक्ट, तो जो चुंबकीय याम्योत्तर बन रहा होगा वो ऐसे किसी इंक्लिनेशन पे बन रहा होगा। तो मैं आपको ये दोनों प्लेन दिखा रहा हूँ, है ना, जो मेरे ये हथेलियाँ हैं वो वाले प्लेन शो कर रहा हूँ मैं। तो जैसे मान लीजिए ये सिचुएशन हो गई कि एक प्लेन तो ऐसे बना हुआ है और जो दूसरा प्लेन है वो कुछ ऐसे बन रहा होगा। अगर मैं इसको भौगोलिक याम्योत्तर या जियोग्राफिक मेरिडियन कंसीडर करता हूं, ये अगर भौगोलिक याम्योत्तर है तो इससे कुछ डिग्री के एंगल पे होगा चुंबकीय याम्योत्तर। क्लियर है ये बात? अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड जो बन रहा होगा ना वो कहाँ पे बन रहा होगा? इस भौगोलिक याम्योत्तर पर या चुंबकीय याम्योत्तर पर? ऑब्वियसली चुंबकीय याम्योत्तर पर। तो देखिए पहले तो अपन दिक्पात कोण को देखें। ये वाला जो एंगल बना हुआ है इसी को हम क्या बोल रहे होते हैं? दिक्पात कोण बोल रहे होते हैं, जिसको हमने थीटा कंसीडर किया है, और इसकी वैल्यू 11.11 डिग्री 3 मिनट के नियर अबाउट हो जाती है, 30 मिनट के नियर अबाउट। मान लीजिए इस चुंबकीय याम्योत्तर पर कोई चुंबकीय क्षेत्र ऐसे बन रखा है, ये बी बन रखा है। बेटा ये प्लेन जो बनाए हुए हैं ना ये ऐसे बना रखे हैं, दोनों एक साथ ही है। इनके जो ऊपर वाली लाइन है ना ये एक सिद्ध में ही है ऐसे, पर वो आपको दिखाने के लिए थोड़ा यूं दिखाया हुआ है, जैसे ऐसे ऐसे कुछ इस टाइप से दिखाया हुआ है वो। बाकी दोनों का जो क्षैतिज तल है ना वो ये वाला ऊपर वाला वो एक ही है। तो यहाँ पर जो क्षैतिज दिशा हो गई वो ये वाली लाइन क्षैतिज हो गई क्या? देखना, देखें ये क्षैतिज हो गया, और ये वाली जो लाइन बनी हुई है ये कौन सा प्लेन या कौन सी लाइन हो गई? ऊर्ध्वाधर लाइन हो गई। तो ऐसे अपने दोनों दिशाएं इस टाइप से बन रही होगी, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, नति या नमन कोण, ये किसको कहेंगे? ये जो चुंबकीय क्षेत्र बी बन रहा है इसका क्षैतिज के साथ कितना झुकाव है, ये वाला जो झुकाव है इसको हम क्या बोल रहे हैं? नति या नमन कोण बोल रहे हैं। इसको हम फाई से डिनोट करेंगे, ठीक है। अब देखिए ये जो बी अपने चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है, अगर मैं इसको घटकों में वियोजित करूं तो घटकों में वियोजित कैसे हो जाएगा? ये बी इधर की तरफ जो कंपोनेंट बन रहा होता है उसको हम बोलेंगे क्षैतिज घटक, बी हॉरिजॉन्टल। और आपको घटकों में वियोजन करना अच्छी तरह आता होगा एक सदिश राशि का, जिधर एंगल थीटा या फाई बना हुआ है उधर की तरफ कॉस थीटा कंपोनेंट ब्रेक होगा। तो ये बी हॉरिजॉन्टल कितना बन जाएगा? जो भी मैग्नेटिक फील्ड पृथ्वी का बना हुआ है इनटू कॉस फाई, और ये जो वर्टिकल कंपोनेंट बन रहा होगा ये वाला वो कितना बन जाएगा? बी वर्टिकल की वैल्यू आ जाएगी बी इंटू साइन फाई। तो तीसरा जो अवयव होता है जिससे हम चुंबकीय क्षेत्र को रिप्रेजेंट करते हैं वो है चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक,
देखिए इन दोनों घटक में से जो क्षैतिज घटक है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, तो हम बात उसी की करते हैं। बाकी वैसे अगर कोई सा भी अपने को घटक मिल जाए तो अपन उसी से वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, देखिए क्षैतिज घटक या अपन दोनों ही देख लेते हैं। जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बन रहा होगा वो कितना बन रहा होगा, बी कॉस फाई, और वर्टिकल कंपोनेंट जो बन रहा होगा वो कितना बन रहा होगा, बी साइन फाई। अगर मान लीजिए अपने को दोनों घटक बताए हुए हैं कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इतना है, वर्टिकल कंपोनेंट इतना है, तो उस केस में हम टोटल मैग्नेटिक फील्ड बी कैसे फाइंड कर लेंगे। तो आप जब इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड करेंगे, ये समीकरण पहली मान लेते हैं, ये समीकरण दूसरी मान लेते हैं, तो जो b की वैल्यू आ रही होगी वो कितनी बन रही होगी, बी एच स्क्वेयर प्लस बी वी स्क्वेयर। जैसे इनका जब आप स्क्वायर ऐड करोगे तो बी एच स्क्वेयर प्लस बी वी स्क्वेयर, और इधर बी स्क्वेयर और साइन स्क्वेयर कोस स्क्वेयर बन जाएगा, वो वैल्यू 1 हो गई, तो ये वाला डेटा आ जाएगा। यानी अब अपने को ये पता चल गया कि अगर अपने को दोनों घटकों में से कोई सा एक घटक और नति कोण दे रखा है तो अपन b का मान निकाल सकते हैं, है ना। ऐसे ही अगर मान लीजिए मेरे को बी एच और बी वी गिवन है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो देखिए इस केस में जो tan फाई की वैल्यू आ रही होगी, ये फाई कोण हो गया, नति या नमन कोण हो गया, तो जब आप दोनों को डिवाइड कर रहे होंगे तो इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, बी वी डिवाइडेड बाई बी एच। अब अपने दिमाग में ये आता है कि वो सदिश वाली जो बात अपन बोल रहे थे कि जैसे एक सदिश को निरूपित करने के लिए 3 राशियों की जरूरत पड़ती है, वैसे ही इसको निरूपित करने के लिए भी 3 राशियों की जरूरत कैसे पड़ रही है। ये राशियां तो हमने समझ ली, अब इनका रोल क्या है। देखिए आप एक सिंपल सी चीज समझिए, मान लीजिए मैंने आपको चुंबकीय क्षेत्र का मान भी बता दिया और नति कोण भी बता दिया। मैंने कितनी चीजें बताई, 2 चीजें बताई। तो क्या आप एग्जैक्ट पहुंच गए क्या कि चुंबकीय क्षेत्र किधर की तरफ है। आपने ये पता कर लिया कि इतने मान का है, आपने ये पता कर लिया कि क्षैतिज से इतना झुका हुआ है। आपको ये तो पता नहीं चला ना कि ये जो अपने भौगोलिक उत्तर दक्षिण बनी हुई है इससे इतने डिग्री एंगल पे भी जाके बढ़ेगा। तो जब तीनों चीजें अपने को पता हो जाएगी तब हम एग्जैक्ट मैग्नेटिक फील्ड विद डायरेक्शन बना पाएंगे। अगर एक भी चीज अपने को नहीं पता तो फिर मैग्नेटिक फील्ड को आप एग्जैक्टली डिनोट नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कहीं पर मेरे को नति या नमन कोण की वैल्यू नहीं पता, दिक्पात कोण पता है, चुंबकीय क्षेत्र का मान पता है, तो मैं ये तो डिसाइड कर लूंगा कि ये जो अपने भौगोलिक उत्तर दक्षिण है ना, इससे इतने डिग्री के एंगल पे यहाँ पर बनेगा चुंबकीय क्षेत्र, है ना, इतने मान का बनेगा। लेकिन अब उसकी दिशा एग्जैक्ट नहीं आ पाएगी, वो कितने डिग्री पे झुका हुआ है वो चीज़ अपने को पता नहीं चल पाएगी। तो ये तीनों चीज़ें अगर अपने को पता हो तो हम एग्जैक्टली मैग्नेटिक फील्ड को मान और दिशा सहित डिनोट कर सकते हैं। क्लियर है ये कंडीशंस। अच्छा, इन दोनों में ये संबंध आपको ध्यान रखना है कि अगर अपने को ऐसे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट गिवन है तो क्या क्या कंडीशन बन रही होगी। देखिए आपको सिंपल 2 या 3 क्वेश्चन अपन ऐसे ही बिल्कुल इजी वाले करके देख रहे हैं। आपसे ये बोला हुआ है कि एक स्थान पर बी हॉरिजॉन्टल और बी वर्टिकल इक्वल है, तो बताइए फाई का मान कितना है, वहां पर नति कोण की वैल्यू कितनी है। तो देखिए बी हॉरिजॉन्टल कितना बनता है, बी कॉस फाई बनता है, और बी वर्टिकल कितना बनता है, बी साइन फाई बनता है। तो जब इन दोनों को आप बराबर, ये बी कोण है, ये तो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है कुल, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो बना होगा बी कॉस फाई और ये बना होगा बी साइन फाई। ठीक है, तो ये फाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 45 डिग्री। यानी जहां पर क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों से 45 डिग्री का एंगल बन रहा होगा ना, वहां पर अपने को नति या नमन कोण जहाँ 45 डिग्री मिल रहा होगा वहां पे क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक ये दोनों बराबर ही आएंगे। आपसे एक नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है
कि किसी जगह बी हॉरिजॉन्टल की वैल्यू तो है 3 गाउस, है ना। ये बेटा गाउस इसकी CGS यूनिट होती है। जो चुंबकीय क्षेत्र बनता है उसकी MKS यूनिट तो होती है टेस्ला, और CGS यूनिट होती है इसकी गाउस। BH आपको ये दे रखा है और BV की वैल्यू आपको दे रखी है 4 गाउस। आपको एक तो ये बताना है कि पृथ्वी का उस जगह परिणामी चुंबकीय क्षेत्र कितना है। तो अभी अपन ने रिलेशन देखा कि भाई ये जब दो लंबवत घटक अपने को दे रखे हैं तो B की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो वैल्यू ओवरऑल कितनी बन जाएगी, 5 गाउस बन जाएगी। और नत्ती या नमन कोण अगर अपने से पूछ लिया जाए कि इस केस में नत्ती या नमन कोण कितना बन रहा होगा, तो बेटा नत्ती कोण हमेशा क्षैतिज से दिशा देखी जाती है नत्ती कोण की। तो tan फाई कितना है ना। जब अपने अगले ने क्वेश्चन ही अपने से नत्ती कोण का पूछा हुआ है तो ये बोला नहीं जाएगा कि आप क्षैतिज से ही दिशा निकालो। वो प्रीडिफाइंड है कि नत्ती कोण कहते ही चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज से झुकाव को हैं। तो tan फाई की वैल्यू क्या बन रही होगी, BV डिवाइडेड बाई B हॉरिजॉन्टल BH। तो क्या रिजल्ट आ जाएगा, ये वाली वैल्यू बन रही होगी B वर्टिकल 3 और B हॉरिजॉन्टल ये डेटा बन रहा होगा। और अपने को पता है 4/3 ये 53 डिग्री के कोण पर मान आते हैं। तो ऐसे ये तो बिल्कुल जो वेक्टर में क्वेश्चन करते थे उसी के हिसाब की क्वेश्चन है, कोई बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। अगर अपने को दोनों घटक पता है तो ये कंडीशन बन रही होगी। एक देखिए आपसे ये क्वेश्चन पूछा, ध्रुव पर यदि मैं यूं कहूं, यदि पृथ्वी का चुंबकीय प्रेरण ये B है, चुंबकीय प्रेरण B होने का मतलब आपको उसका कुल मान दे रखा है कि पृथ्वी का जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है वो B बना हुआ है। तो ध्रुव व विषुवत रेखा पर कौन से घटक शून्य होंगे। अब देखिए अपन दोनों मतलब दोनों ही घटक पता लगा लेते हैं, है ना। ये तो वैसे भी इजी सा क्वेश्चन है। आपको ये पता है कि अगर ध्रुव बोले हुए हैं तो वहां पे नत्ती कोण का मान कितना होता है, 90 डिग्री होता है ना। क्योंकि ध्रुव पर तो बलरेखा एकदम निकल ही रही होती है। तो निकलने का मतलब क्षैतिज से उसने कितना एंगल बनाया होगा, 90 डिग्री का। तो ध्रुव के लिए फाई की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी। अगर मैं वहाँ पर B हॉरिजॉन्टल देखना चाहूँ तो ये वैल्यू बन रही होगी क्या, B cos 90 डिग्री, जो कि 0 के बराबर है। और वर्टिकल कंपोनेंट की वैल्यू पूरी कितनी आ रही होगी, B, क्योंकि sin 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो सीधी सी बात है ना, जब वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज दिशा में बनेगा ही नहीं, वहाँ पर पूरा का पूरा चुंबकीय क्षेत्र एग्जैक्ट 90 डिग्री पे है। या हम यूं कहें कि किसी भी सदिश का उसके जस्ट 90 डिग्री पर उस जो घटक बनता है उसका मान 0 होता है। ये सदिश है, इसका अगर आप एग्जैक्ट 90 डिग्री पर घटक देखना चाहें तो क्या बन जाएगा, सदिश गुणा cos थीटा। तो cos 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो सदिश का कभी भी 90 डिग्री पे घटक नहीं बनता, 0 बनता है वो हमेशा। तो यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट ही मिल रहा होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं मिलेगा। ऐसे ही अगर मैं बात करूं विषुवत रेखा की, विषुवत रेखा के लिए जो फाई की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 0 डिग्री। क्योंकि विषुवत रेखा पर क्या कंडीशन हो रही होगी, बल रेखा ऐसे ध्रुव पर तो 90 डिग्री पे निकल रही होगी और फिर विषुवत रेखा पे ऐसे घूम के यूं जा रही होगी। तो ये जो क्षैतिज है ना, इसके जस्ट समांतर ही हो गई वहां पर फाई 0 डिग्री। तो अब यहाँ पर अपने को जो वर्टिकल कंपोनेंट मिल रहा होगा वो तो मिलेगा 0, क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट में साइन थीटा आएगा और साइन 0 की वैल्यू 0 होगी।
और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वैल्यू कितनी मिल रही होगी अपने को, ये मिल रही होगी पूरा कंपोनेंट बी, cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो इस टाइप से ये जो बी के घटक बनते हैं उस पर बेस्ड प्रॉब्लम्स अपने को सोल्व करनी होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वास्तविक और आभासी नतीकोण। वास्तविक व आभासी नतीकोण। इसको थोड़ा सा ढंग से देखना। जैसे मान लीजिए ये अपने चुंबकीय याम्योत्तर है, ठीक है। यहां पर अगर मैंने मैग्नेटिक निडल, चुंबकीय सुई या कंपास रख दिया, लेट्स अज्यूम कि ये ऐसे कुछ एंगल बना रखते हुए झुक गई, तो मेरे को ये पता चल गया कि यहाँ जो बल रेखा गुजर रही है ना वो ऐसे गुजर रही है, और क्षैतिज से अगर मैं इसका झुकाव देखूंगा ये वाला, तो ये नतीया नमन कोण हो गया। अब चुंबकीय याम्योत्तर पर तो चुंबकीय क्षेत्र एक्चुअल में रियल में बनता है ना। वास्तविकता यही है कि भाई जो बल रेखाएं जाती हैं ना वो याम्योत्तर से होते हुए गुजरती हैं। अब आपको क्या किया, एक दूसरा प्लेन दे दिया। देखिए इस चीज को पहले तो यूं समझना कि वास्तविक नतीकोण और आभासी नतीकोण आखिर है क्या। यदि मैं वास्तविक नतीकोण की बात करूं, वास्तविक नतीकोण, तो बिल्कुल सिंपल सी बात है कि जो पृथ्वी का वास्तविकता में चुंबकीय क्षेत्र बनता है वो बनता है चुंबकीय याम्योत्तर पर। तो चुंबकीय याम्योत्तर पर जो नतीकोण मिल रहे होंगे उनको हम बोलते हैं वास्तविक नतीकोण। चुंबकीय याम्योत्तर पर नतीकोण को वास्तविक नतीकोण कहते हैं। अब आभासी नतीकोण से क्या मतलब हुआ, इसको देखिए यूं समझ के देखना। जैसे मान लीजिए ये मैग्नेटिक अपने नीडल अपने को ऐसे मिल रही है, यूं बिल्कुल फ्रीली सस्पेंड कर दिया अपन ने, तो ऐसे मिल रही होगी। अब मेरे को यहाँ पे नतीकोण नहीं देखना, मैं इसको यहाँ रोके हुए नहीं हूँ, मैं किसी दूसरे ही प्लेन पे रोके हुए हूँ। तो ये जो अपने मैग्नेटिक फील्ड वास्तव में बन रहा था ना, यूँ समझना, ये जो मैग्नेटिक फील्ड था ना, ये रेड वाला, ये मान लीजिए ये तो है चुंबकीय याम्योत्तर पे बना हुआ, और ये जो ब्लैक वाला है ना, ये मैंने कोई दूसरा ही प्लेन ले लिया, ठीक है। इस बी का कुछ ना कुछ कंपोनेंट तो यहाँ पे भी जाके बनेगा ना। इस जिस तल पे अपने को चुंबकीय क्षेत्र जानना है या नतीया नमन कोण जानना है, वहाँ पर एक्चुअल में ये निडल ऐसे क्यों है, क्योंकि ये जो बी है ना इसके कंपोनेंट्स तो बने हुए होंगे, और जहाँ इसका कंपोनेंट बन रहा होगा वहीं पे अपने को निडल स्टॉप होती हुई मिल रही होगी। तो इस डायग्राम से समझना कि जैसे मान लीजिए ये रेड वाला तो अपने रियल याम्योत्तर है, ये जो मैं रेड से मार्क कर रहा हूँ, ये लेट्स अज्यूम कि रियल चुंबकीय याम्योत्तर बना हुआ है ना। और इसमें जो मैग्नेटिक निडल या चुंबकीय क्षेत्र अपने को जिस एंगल पे मिल रहा होगा उसको तो हम बोलेंगे फाई। ये वाला तो कौन सा हो गया, ये तो हो जाएगा वास्तविक नतीकोण। अब मैंने यहाँ पे नहीं लिया है ना, मैंने नतीकोण नापा एक दूसरे ही एंगल पर जाकर। दूसरे एंगल का मतलब कि मैं देखिए इस प्लेन पे आ गया, ये ऐसे यहाँ पे एक प्लेन बना हुआ है, मैं इस पे चुंबकीय क्षेत्र नापना चाहूँ जो कि इससे कितने डिग्री के एंगल पे है, मान लीजिए अल्फा एंगल पे है। तो उस अल्फा एंगल वाले प्लेन पर, इस अल्फा कोण वाले तल में जो नतीकोण अपने को मिल रहा होगा वो आभासी टाइप का होगा। क्लियर है कंडीशन कि यहां पर तो अपने को बी वैल्यू मिल रही होगी,
ये तो रियल वैल्यू है, वास्तविकता में वैल्यू है। लेकिन उस प्लेन पे जो अपने को मान मिले होंगे ना, वो b के घटकों के मान मिल रहे होंगे। तो अगर मैं वास्तविक नति कोण देखना चाहूं, वास्तविक नति कोण, तो इसके लिए अपने को रिलेशन मिलता है tan phi इज इक्वल्स टू b वर्टिकल डिवाइडेड बाई b हॉरिजॉन्टल। अब देखिए, आप जब इसको यूं घुमा रहे होंगे, जैसे ये सपोज करना, ये तो है रियल मैग्नेटिक फील्ड, ये वाला बन गया आभासी वाला। हमने इसको ऐसे क्षैतिज दिशा में यूं आगे शिफ्ट किया है, तो इसका जो हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट है वो चेंज हो जाएगा, वर्टिकल वाला कंपोनेंट चेंज नहीं होगा। एक बार वापस समझना इस चीज़ को, कि जैसे आप जब इसको यूं रोटेट करके लेके गए होंगे कि भाई ये यहाँ पे रियल मैग्नेटिक फील्ड बना हुआ है इस जगह, और हमने क्या किया, इस मैग्नेटिक नीडल को जब यहाँ ले गए होंगे तो बेटा इसके दो घटक बने हुए होंगे, इधर BH और इधर BV। ऐसे ही इसके भी दो घटक बनेंगे, इधर BH और इधर BV। आप B हॉरिजॉन्टल रियल में यहाँ पे बना हुआ है, आप उसको दूसरे प्लेन पे ले गए। या ऐसे समझना कि जैसे मैं इसका वर्टिकल कंपोनेंट यदि बनाना चाहूँ, तो वर्टिकल कंपोनेंट तो ये आभासी तल में भी ऐसे बनेगा, और इस चुंबकीय याम्योत्तर वाले में भी ऐसे सेम डायरेक्शन में ही बन रहा होगा। ये तो अगर यहाँ पे मान लीजिए कोई ये मैग्नेटिक फील्ड जाके B' हो गया हो, तो वर्टिकल कंपोनेंट तो इधर ही बन रहा होगा ना उस B' का भी। लेकिन जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अपने को BH मिल रहा होगा, जबकि इधर देखिए वो चेंज होके यहाँ पे मिल गया, तो उसको अपन मानेंगे BH'। बस यही यहाँ पे समझने लायक चीज़ है कि जैसे इस सदिश के दो घटक बने है ना, ये रेड वाला जो है इसके दो घटक बने हुए हैं, ऐसे और ऐसे। अब आपने जब इसको रोटेट करवा के दूसरे प्लेन पे लिया होगा ना यूँ, तो बेटा ये रोटेशन हो किस में रहा है, इस हॉरिजॉन्टल वाले में हो रहा है। देखिए वर्टिकल वाला तो अपनी जगह फिक्स है, तो चेंज कौन सा कंपोनेंट होगा, हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट चेंज हो जाएगा। तो वास्तविक नति कोण tan phi की वैल्यू अपने को यदि ये मिल रही है, तो जो उस तल पर जाकर ये वाला जो एंगल बना हुआ होगा ना, इसी को अपन बोलते हैं phi', आभासी नति कोण। आभासी नति कोण जब आप निकाल रहे होंगे tan phi', B वर्टिकल में कोई चेंजेज नहीं आया, लेकिन B हॉरिजॉन्टल चेंज हो गया। क्लियर है ये बात? अब देखिए चेंज होते कैसे हैं। जैसे लेट्स अज्यूम मैं इस चीज़ को नोटिस करना चाह रहा हूँ, tan phi' डिवाइडेड बाई tan phi। मैंने दोनों का डिवीज़न कर दिया ताकि वर्टिकल कंपोनेंट तो आपस में निरस्त हो जाए। तो ये बन रहा होगा B हॉरिजॉन्टल डैश, है ना, पहले अपन ने इसको रखा है, तो ये डिवीज़न में बना होगा B हॉरिजॉन्टल डैश, और ये बना होगा B हॉरिजॉन्टल। देखिए B हॉरिजॉन्टल की वैल्यू कितनी है, ये है B cos phi। अच्छा B' की वैल्यू कितनी, अब जब ये B यहाँ पे जा रहा होगा ना, तो इस B' में ये अल्फा एंगल पे ये जैसे BU रोटेट हो गया, तो इस B' की वैल्यू क्या बन गई होगी, B cos अल्फा बन गई होगी। अब इस B cos अल्फा का phi' पे घटक टूटेगा, समझ रहे हैं ये चीज़। तो यहाँ पर जो B हॉरिजॉन्टल की वैल्यू चेंज होके आ रही होगी, वो बन रही होगी B cos phi डॉट cos अल्फा। ये वाला जो घटक है ना, या इसको समझ लीजिए आप, तो ये B cos phi होगा, मान में तो कोई चेंजेज नहीं हुआ, लेकिन ये जो घटक है ना वो बन रहा होगा यहाँ पे। तो इसका अल्फा एंगल पे कितना कंपोनेंट बन जाएगा, ये वाला कंपोनेंट बन जाएगा, ये तो कैंसिल हो गया। तो देखिए आभासी नति कोण tan phi' अपने को क्या मिल जाएगा, वास्तविक नति कोण डिवाइडेड बाई cos अल्फा। जैसे एक एग्जाम्पल से अगर हम ये चीज़ समझें, तो मान लीजिए आपको वास्तविक नति कोण phi की वैल्यू दे रखी है 60 डिग्री, है ना, ये यहाँ पे है 60 डिग्री। यदि एक तल जो याम्योत्तर से 30 डिग्री पर है, उस पर नति कोण क्या होगा। अब बेटा ये जो 60 डिग्री दे रखा है ना, ये तो वास्तविक नति कोण है।
अब हमने क्या किया, याम्योत्तर पर नहीं नापा, किसी ऐसे तल पे चले गए जो इस याम्योत्तर से 30 डिग्री एंगल पे हैं, तो वहां पे तो अपने को आभासी नति कोण मिल रहा होगा tan phi डैश, उसकी क्या वैल्यू बन जाएगी tan, ये वास्तविकता वाला नति कोण हो गया 60 डिग्री डिवाइडेड बाई cos, कितने एंगल पे हैं वो 30 डिग्री एंगल पे हैं। तो यहाँ से देखिए tan phi डैश की वैल्यू अपने को क्या मिल जाएगी, tan 30 60 का मान हो गया √3, cos 30 की वैल्यू हो गई √3 इंटू 2, ये वाला डेटा कैंसिल हो गया, तो phi डैश की वैल्यू अपने को मिलने लग जाएगी tan इनवर्स 2। ये उस दूसरे वाले तल पर जाकर आभासी नति कोण का मान अपने को प्राप्त हो जाएगा।